वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों आज हम लोग 2025 जनवरी सेशन में जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज थे फिजिक्स के वो सॉल्व कर रहे हैं और आज जो चैप्टर है वो है एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर। चलिए देखते हैं सवाल। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल एक हॉरिजॉन्टल पेंडुलम से बच्चों क्या बोला है? अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is fixed at one end and carries a mass m at the other end. The mass makes 3/pi rotations per second about the vertical axis passing through the end of the string. The tension in the string कितना होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इतने रोटेशंस कर रहा है एक सेकंड में अपने को बोल दिया है, ओमेगा दे दिया है मतलब। ठीक है, तो ओमेगा कितना दिया है? 3/पाई। ठीक है, तो अगर अपने को एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली निकालना है तो कैसे करना है? ये बोला है कि 3/पाई रोटेशन पर सेकेंड। अब एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है बच्चों? 2 पाई एंगल कवर होता है। तो एक सेकंड में कितना रोटेशन कर रहा है उसी को ओमेगा बोलते हैं। तो क्या होगा? 3 पाई इंटू 2 पाई, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, ये होगा 6 रेडियन पर सेकेंड। ये जो होगा वो हमारा किसका वैल्यू होगा? ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर टेंशन क्या लग रहा है? टी, और नीचे क्या सा फोर्स लगेगा? mg। सिर्फ दो फोर्सेस हैं। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, यहां से ये बनाए और इसको ले लिए एंगल थीटा। तो ये जो ऊपर आएगा वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और जो इस तरफ आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो जो टी कॉस थीटा है उसने mg को संभाला है, और जो टी साइन थीटा है वो प्रोवाइड कर रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये प्रोवाइड कर रहा है वेयर आर इज द रेडियस। अब ये जो रेडियस है r, उसको मैं l के टर्म्स में लिख सकता हूं। देखो ये हाइपोटेनस हो गया l, ये एंगल थीटा है, तो ये सामने वाला क्या होगा? l साइन थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं t साइन थीटा बराबर m l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है? यहां से टेंशन निकालना है। देखो साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा? कट जाएगा, तो टेंशन बराबर आएगा ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू मैंने 6 रेडियन पर सेकंड पहले से निकाला था, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 ml। ये आपके टेंशन की वैल्यू होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 36। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या दिया है? बैंकिंग ऑफ रोड का है। अ कार ऑफ मास m मूव्स ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग अ रेडियस r and banking angle theta. To avoid slipping from the banked road, maximum permissible speed of the car is v0. Coefficient of friction is mu between the road and the between the car and the road, banked road. ठीक है, तो बच्चों बैंकिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है? जैसे सपोज बैंकिंग एंगल अपन थीटा लिखें, तो अगर आप अंडर रूट आर जी टेन थीटा स्पीड से जाएंगे तो आप ना नीचे स्लिप होंगे ना ऊपर स्लिप होंगे, तो क्या होगा? आपका फ्रिक्शन एब्सेंट होगा। ओनली बैंकिंग से आप टर्न कर लेंगे रेडियस से। ठीक है, मान के चलो इधर आपको आर रेडियस का एक टर्न करना है, लेकिन अगर आप उस आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा स्पीड से स्लो जाएंगे तो क्या होगा? आपकी कार नीचे स्लाइड होगी। कार नीचे स्लाइड होगी तो फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर आप उस आरजी टेन थीटा अंडर रूट आरजी टेन थीटा से तेज चलेंगे तो आपकी कार बाहर स्लाइड होगी, और बाहर स्लाइड होने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू इंटू एन के हिसाब से लग सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसका डेरिवेशन हम लोग क्लास में करते ही हैं, क्योंकि ये अपने जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज ये आपकी कार है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्पीड पूछा है, मिनिमम नहीं। मिनिमम पूछता तो फ्रिक्शन कहां लगता? ऊपर की तरफ। अभी मैक्सिमम पूछा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? डाउन द रोड। तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसा, इसको लिख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इस तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, अब इस तरफ क्या प्रोवाइड होना है? ये दो भी नेट फोर्सेस है वो mv²/r प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग क्योंकि इसको इसके जो ये सर्कुलर मोशन करेगा तो हम लोग उसी के फ्रेम में बनाते हैं, सर्कुलर मोशन फ्रेम में ही बनाते हैं। तो स्यूडो फोर्स लगा देते हैं बाहर की तरफ mv²/r। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा? mg। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन और n को ना रिजॉल्व करके बाकी फोर्सेस को इसके अगेंस्ट रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले mv²/r को अपन क्या करते हैं? वो करते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये वाली फोर्स आएगी mv²/r cos थीटा, और नीचे की तरफ आएगी mv²/r
साइन थीटा। ठीक है, ये mv का हो गया। अब mv का रिजोल्यूशन हो गया तो हम mv को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब mg का करते हैं। देखो ये एंगल थीटा है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। तो नीचे फोर्स लगेगा mg cos थीटा और इस तरफ लगेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा। तो ये mg का भी रेजोल्यूशन हो गया। अब क्योंकि ये गाड़ी इक्विलिब्रियम में रहेगी इन द फ्रेम, रोटेशनल फ्रेम, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं फोर्सेस को। तो सबसे पहले n का वैल्यू लिखते हैं। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद हम लोग n का वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, ये टर्म आ गया। अब हमको यहां पर क्या चाहिए, फ्रिक्शन का सब्स्टिट्यूशन चाहिए बच्चों। तो फ्रिक्शन का सब्स्टिट्यूशन अपन ऐसा बना सकते हैं कि फ्रिक्शन का अपने को मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, हम लोग मान लेते हैं। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू हम लोग यहां पर लिख चुके हैं, उसी को लिख लेते हैं। तो क्या होगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। तो ये आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब उस फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा के अपन यहां पर डाल देते हैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू उठा के डालेंगे तो म्यू कॉमन आ जाएगा, m को बाद में काटेंगे, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। ठीक है, ये आ गया म्यू का वैल्यू, प्लस ये वाला टर्म mg sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, यहां से कॉमन टर्म्स को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो काटने वाली चीज़ है उसको काट लेते हैं, m m m m ये कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू वी स्क्वायर बाय r साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा कॉमन, और बचेगा क्या, कॉस थीटा बाय आर माइनस म्यू साइन थीटा बाय आर, ये बचेगा। ठीक है, ये उधर जाएगा, वी स्क्वायर को अपॉन के लिए तो म्यू साइन थीटा बाय आर, और यहाँ से कॉस थीटा बाय आर कॉमन निकला। अब ये आर दोनों जगह से कॉमन आके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इधर क्या आएगा, इक्वल टू साइन, सॉरी। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आर को ऊपर भेज देते हैं तो क्या आएगा, आर जी कॉमन निकल गया, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, ये आर ऊपर चले गया, डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अगर वी की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या में चल जाएगा, अंडर रूट में। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर होगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर में आ रहा है और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा नीचे आ रहा है। और अच्छा सॉरी, म्यू की वैल्यू निकालनी थी मैंने यहाँ पर, वो तो आप कॉमन लेके म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू निकालनी थी, मैं वी की वैल्यू निकाल दिया, सेफ स्पीड की, आप वहां से म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, अ मासलेस स्प्रिंग गेट्स एलोंकेटेड बाय एन अमाउंट x1। तो एक मासलेस स्प्रिंग है और उसमें कितना एलोंगेशन किया, x1 एलोंगेशन किया अंडर अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। इट्स एलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन। तो अगर आप क्या करते हैं, 7 न्यूटन टेंशन लगाएंगे तो एक्सटेंशन कितना होगा, x2 होगा। फिर हमको बोला है फॉर द एलोंगेशन 5x1 माइनस 2x2 टेंशन कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो बच्चों हम लोग को पता है टेंशन बराबर होता है k इंटू एक्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से 5 बराबर आ जाएगा kx1, ठीक, और 7 बराबर आ जाएगा kx2। तो यहां से
अपन क्या कर सकते हैं, x1 का वैल्यू लिख सकते हैं 5/k और x2 का वैल्यू लिख सकते हैं 7/k। ठीक है, तो ये आ गया अपना x1 और x2 का वैल्यू। अब हमको कितना चाहिए एलोंगेशन, 5x1 माइनस 2x2। तो टेंशन कितना होगा, k इंटू 5x1 माइनस 2x2। तो टेंशन बराबर होगा k 5 इंटू x1 की जगह क्या निकाले थे 5/k माइनस 2 इंटू x2 की जगह क्या निकाले थे 7/k। ये डाल दीजिए, k कॉमन आके कट जाएगा, 5 पंचे 25 होता है बच्चों, 7 दूनी कितना होता है 14। तो 25 माइनस 14 करोगे तो आएगा 6 5 11। तो आंसर क्या होगा 11 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो बच्चों एनएलएम में प्रीवियस ईयर में 3 ही क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग अब क्या करें, इसी वीडियो में साथ में अपन वर्क एनर्जी पावर के भी सवाल बना रहे हैं, इसमें 10 या 11 क्वेश्चन आए थे कुछ। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल अब वर्क एनर्जी पावर का बना रहे हैं। ठीक है, अ सैंड ड्रॉपर ड्रॉप सैंड ऑफ मास एम्प्टी on a conveyor belt at a rate proportional to square of the speed of the belt, square root of the belt। मतलब मास जो डिपॉजिट हो रहा है सैंड ऊपर से, सैंड उसमें वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ वी के। ठीक है, फिर बोला है इफ P इज द पावर डिलीवर्ड टू रन द बेल्ट एट कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। तो पावर और वेलोसिटी में रिलेशनशिप निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पावर जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही मान लेते हैं, लिख लेते हैं एफ वी। ठीक, पावर बराबर क्या होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस पावर है बच्चों, उसी के लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर वी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मान के चलो ये कन्वेयर बेल्ट है, ये बच्चों वेरिएबल मास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हुपर में अगर आप क्या करें, सपोज यहाँ पर एक हुपर है और इससे सैंड नीचे गिर रहा है, तो बच्चों कन्वेयर बेल्ट v वेलोसिटी से चल रहा है और ये जो सैंड है मान के चलो जेंटली गिर रहा है, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, जेंटली गिर रहा है। तो इसकी एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी v, इस तरफ होगी कि नहीं होगी। अब हम जानते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी से जब भी कोई मास ऐड होता है किसी चीज में तो उसमें लगता है एक थ्रस्ट फोर्स। ठीक, और थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm/dt। और इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं, डायरेक्शन डिपेंड करता है कि मास ऐड हो रहा है कि मास कम हो रहा है। तो अगर सपोज मास कम हो रहा है तो जिधर रिलेटिव वेलोसिटी रहती है उसके अपोजिट फोर्स लगता है, और अगर मास ऐड हो रहा है तो जिधर रिलेटिव वेलोसिटी रहती है उधर ही फोर्स लग रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर है तो थ्रस्ट फोर्स इसमें पीछे की तरफ लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी जो है कन्वेयर बेल्ट की वो कम होगी। तो अपने को जितना थ्रस्ट फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। तो बेसिकली हम लोग पावर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, थ्रस्ट फोर्स इनटू वी। अब थ्रस्ट फोर्स क्या आएगा, v रिलेटिव dm/dt, और dm/dt हमको बोल दिया है कि रूट v है, तो एक आएगा v, एक आएगा dm/dt का रूट v और एक और v। तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हो गया v का पावर 5/2। तो ये हो गया अपना स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा v का पावर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम इस सवाल को बनाएंगे। याद रखना इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स। बहुत ही अच्छा और सिंपल टॉपिक है बच्चों, रॉकेट प्रपल्शन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल अपन करते हैं। ठीक है, या फिर वो एक कार्ट चलते रहती है उससे सैंड बाहर पोर हो रहा है तो उसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना या उसका टर्मिनल वेलोसिटी लिखना भी सबके काम आता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, उसमें भी यूज होता है बच्चों, जब अपन एक होल कर देते हैं ऑरिफाइस का छोटा सा और उससे पानी बाहर आते रहता है एक टैंक से, तो उसमें थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा ये भी पूछता है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास m is connected to a massless and unstretched spring goes in a vertical circle। ये बच्चों क्वेश्चन आ गया किसका, वर्टिकल सर्कल का। ठीक है, अब ऑफ रेडियस r अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, the other end of the string is fixed at the center of the circle. If the velocity at the top of the path is under root ngr where n is greater than 1, then ratio of kinetic energy of the body at bottom to the kinetic energy of the top circle कितना होगा बताना है। तो बॉटम में काइनेटिक एनर्जी और टॉप में जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो कितना होगा हम लोग को यहाँ से देख के बताना है। तो देखो क्या बोला है, हम लोग को सबसे पहले तो ये बोल दिया है कि अ बॉडी ऑफ मास कनेक्टेड मास एनर्जी गोज इन अ वर्टिकल सर्कल। अ वर्टिकल सर्कल ये कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है
कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5g r। अगर इतनी इनिशियल वेलोसिटी होगी तभी वर्टिकल सर्कल क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरा फिर हमको क्या बोल दिया, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, द वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर पाथ इज √ng r। तो हमको बताना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम टू द टॉप, हमको n के टर्म्स में बताना है। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, देखो यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या दे दी है, n√g r। तो अपन क्या करते हैं, सपोज हमको ये फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी अभी पता नहीं है, लेकिन √5g r से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी ये हमको पता है। ये हमको इसलिए पता है क्योंकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां और यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो क्या होगा, यहां पर एनर्जी कितनी है, ½ m u² बराबर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ m v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2r हाइट पे चले गया है तो होगा 2mg/r। ये आ गया बच्चों वेलोसिटी का वैल्यू। अब फाइनल वेलोसिटी हमको तो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यहां से आएगा ½ m u² बराबर, जो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m u² बराबर है ½ m v², तो इसको लिखेंगे ½ m × n² g/r प्लस 2mg/r। ये आपकी आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी वो तो हमको पता है, ½ m v² कर देंगे तो आ जाएगा, तो होगा ½ m v², और v² की जगह इसी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, n² g/r। अब हमको दोनों का रेशियो चाहिए, किसका किसका रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बॉडी एट द बॉटम टू द टॉप, मतलब इनिशियल बाय फाइनल ही चाहिए, ये रेशियो चाहिए बच्चों। तो बस ये आंसर आ गया। अब क्या होगा, देखो यहां से m कट गया, g कट गया, r कट गया, तो क्या आया, n²/2 + 2 डिवाइडेड बाय n²/2। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, n² + 4/2 बाय n²/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा n² + 4/n²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा n² + 4/n², तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। तो बच्चों ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल बोला है, बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट अ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स ये दिया है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, 3i + 4j। ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा बच्चों, तो कितना लगा, 2i + 3j। इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 6, 10। तो ये इनिशियल पोजीशन था, फाइनल पोजीशन क्या हो गया, 6i + 10j। फिर हमको बोला है टाइम कितना लगा इसमें, 4 सेकेंड, तो हमको एवरेज पावर निकालना है। एवरेज पावर क्या होता है बच्चों, नेट वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड भी निकालना है, और दोनों का फिर रेशियो बताना है। तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का हमको वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। तो एवरेज पावर क्या होता है, W नेट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो W नेट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, एवरेज फोर्स। तो फोर्स कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, 2i + 3j। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 6 - 3 कितना आएगा, 3i। फिर 10 - 4 कितना आएगा, 6j। अब डॉट प्रोडक्ट बाय 4 करना है, तो 2 3 3 2 6 + 6 3 18 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 24। ठीक है, 8 और 6 24/4, 4 6 24। तो 6 वॉट आएगा आपका एवरेज पावर, ये निकल गया। अब इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या चाहिए बच्चों, ये है फोर्स। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इससे, फोर्स है इससे क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर अपना निकालेंगे तो अच्छा सॉरी एक्सेलरेशन नहीं निकालना है अपने को, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ठीक, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 4 सेकंड के एंड में क्या होगी, तो v = क्या होगी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, वो होता है u + a × t। अब मान के चलते इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, बस मोशन हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी अपन 0 मान लेते हैं। जब फोर्स लगेगा तब उसका मोशन चालू हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका a × t।
अब एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना है 2, मास दिया होगा 4 kg, तो उससे निकालते हैं। तो देखो यहां पर अलग अलग एक्सिस के लेते हैं, एक्स एक्सिस वेलोसिटी इन एक्स बराबर क्या होगा, u तो 0 है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होगा 4 से 2/4 इंटू टाइम t, तो 4 से 4 कट गया 2i, तो ये आया वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही y एक्सिस में क्या आएगा, vy इज u प्लस at, एक्सेलरेशन क्या होगा 4 से 3 बाय मास है 4 इंटू टाइम कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2i प्लस 3j, अब ये वेलोसिटी हो गई। अब अपने को वो निकालना है क्या, इंस्टेंटेनियस पावर 4 सेकंड में, तो क्या होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी, तो फोर्स कितना था 2i प्लस 3j और वेलोसिटी भी कितनी आई है 2i प्लस 3j, तो होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, तो 6/13, तो ये आ गया 6:13, ये आ गया आपका इन पावर टू इंस्टेंटेनियस पावर। आ जाओ अगला सवाल है असर्शन रीजन का, क्या बोला है, इन अ सेंट्रल फोर्स द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या आपके कोलम्बिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या आपकी न्यूक्लियर फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनमें अगर आप कोई भी पाथ फॉलो करेंगे, जैसे ऐसे आ गए या ऐसे घूम के आ गए या ऐसे ऐसे आ गए, आपका इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, इन दोनों पे ही डिपेंड करता है कि वर्क डन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पे, ना कि पाथ फॉलोड। तो ये बात क्या है ट्रू। दूसरा, एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बात क्या है ट्रू। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है बच्चों, उनके द्वारा जो वर्क डन क्या रहता है वो लॉस हो जाता है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो आता नहीं है, वो वर्क इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसी कारण से अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों है तो बात ट्रू, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट क्या बोला है, अ बीड ऑफ मास m slides without friction on the wall of a vertical circular hoop of radius r as shown in figure. The bead moves under the combined action of gravity and massless spring, सिर्फ दो लोग के कारण, फिर और दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी भी बच्चों और ये भी, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r, तो बच्चों इक्विलिब्रियम लेंथ r है, तो यहां पर अभी वो r स्ट्रेच्ड है। फिर इफ बीड इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द हुप विथ 0 स्पीड, velocity of the bead when the length of spring becomes r, when the length of the spring becomes r would be क्या होगा, तो when length of spring यानी spring का लेंथ वापस से r हो जाता है, तो उस समय बीड का जो वो होगा वो क्या होगा अपने को बताना है। तो बच्चों देखो यहां से रिलीज किए, अब आपको पता है जब स्प्रिंग यहां पर पहुंचेगा, ये r है ये r है, तो ये भी क्या होगा r यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तब जो होगा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा r, क्योंकि ये r होगा, अच्छा नहीं यहाँ तो r√2 हो जाएगा, अपने को क्या बोलना है r, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों और नीचे लाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये r और ये r, और ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, रेडियस हो गया और ये भी r होना चाहिए। तो अब यहाँ और यहाँ 1 और 2 पे क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, फ्रिक्शन वगैरह सब एब्सेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये लगा सकता हूं बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी। तो यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां आते तक काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 12 mv², इतनी बढ़ गई। ठीक है, v इज द वेलोसिटी प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखना है, तो दो पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक तो स्प्रिंग का और दूसरा इसका। तो देखो बच्चों, स्प्रिंग में पहले एलोंगेशन r था, और जब वो नेचुरल लेंथ पे आ जाता है तो कोई एलोंगेशन नहीं है, तो वहां पर उसकी एनर्जी स्टोर रहेगी 0। तो एनर्जी स्टोर स्प्रिंग में होता है 12 kx², तो वो होगी घटेगी। ठीक है, क्योंकि पहले स्ट्रेच था और उससे कंप्रेशन 0 हो गया, तो अपन इसको लिखते हैं नेगेटिव -12 kx², और x की जगह क्या लिख लेते हैं r, क्योंकि एलोंगेशन क्या था 2r, ये लेंथ है लेकिन नेचुरल लेंथ r है, तो r के ऊपर r ये स्ट्रेच्ड है। ठीक है,
प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी देते हैं ग्रेविटेशनल। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो भी घटना है। क्यों घटना है, क्योंकि एक ज़्यादा हाइट से वो कम हाइट पे आ रहा है, तो इसको भी क्या लिखते हैं नेगेटिव। तो ये दोनों को उस तरफ ले जाके मैं प्लस में लिख देता हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी। अब देखते हैं कितना हाइट नीचे आया। तो देखो बच्चों, सपोज ये है इतना, आर तो नीचे आया ही आया है। अब हमको ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा निकालना है, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल 60 है बच्चों, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा, और ये एंगल क्या होगा 30 होगा। अब 30 हो गया तो ये रेडियस कितना हो गया आर, है ना। ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना हो गया 30 और नीचे है ना इससे, तो ये एंगल 30 है, तो 30 से ये रेडियस है आर, तो अपने को निकालना है परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा आर साइन 30, आर साइन थीटा का होता है आर बाय 2, तो यहाँ से लिखेंगे आर प्लस आर बाय 2। ये हो गया बच्चों आपका नीचे जितना है। अब बस 2 से 2 उड़ा, 2 यहाँ पर लग गया, आएगा एम वी स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम जी, आर प्लस आर बाई 2 कितना होता है 3 आर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो आया के एक्स स्क्वायर प्लस 3 एम जी आर बराबर एम वी स्क्वायर। हमको यहाँ पर क्या चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, आर वुड बी क्या लिखा, वेलोसिटी निकालना है, तो एम के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा, एम यहाँ नीचे जाएगा, ये एम कट जाएगा और ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा, तो 3gr प्लस के एक्स स्क्वायर बाय एम, तो 3gr के एक्स स्क्वायर बाय एम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, एक बार माइक चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं, अभी तक तो चल रहा है। चलिए अगला सवाल, अ फोर्स एफ बराबर, फोर्स दिया है बच्चों कितना, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। इफ द अल्फा बराबर 1 न्यूटन है, बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फोर्स एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू 1 दिया है तो 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सपोज इसके द्वारा छोटा सा वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू विच विल बी एफ डी एक्स। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है, बोल रहा है 5 जूल, इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 जूल आना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बाय 1 मीटर, तो इसको लिख लेते हैं 0 से सपोज 1 चले गया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब क्या आएगा, 5 बराबर x प्लस बीटा एक्स क्यूब बाय 3, ये आएगा बच्चों 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो ये 1 ही आना है। तो 5 बराबर क्या आएगा, बीटा एक्स क्यूब बाय 3, यानी एक्स क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, तो बीटा बाय 3 प्लस 1 आएगा, 1 इधर जाएगा तो 4 आएगा बीटा बाय 3, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, तो बीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए 12, तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोजेक्टेड एन एंगल 60 डिग्री। तो एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के है और उसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किए हैं। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग लिख देते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी v था, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किए v वेलोसिटी से, तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी का सिर्फ कॉस कंपोनेंट बच जाता है। v cos 60 कितना होता है, v बाय 2, cos 60 1/2 होता है, तो v बाय 2 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी k डैश कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4। ये हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, k लिख सकते हो, तो k डैश कितना हो गया k बाय 4, तो ये आंसर क्या होगा के ई बाय 4, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, फोर्स दे दिया एफ बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जे एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, और क्या दे दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो बच्चों इनिशियल पोजीशन है 0,0 से फाइनल पोजीशन है 4,2, ये जा रहा है, हमको वर्क डन बताना है जूल्स में, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले माइक चेक कर लेते हैं, माइक चल रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स लिखते हैं। तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है बच्चों, हमको पता है एफ डी एक्स, ठीक है।
तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर लिखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये कैसे आया, मैंने फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किया या डी एक्स आई प्लस डी वाई जे से, यानी हल्का सा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में डी एक्स आई और वाई डायरेक्शन में डी वाई, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे से डॉट प्रोडक्ट करा है। तो एक्स वाला एक्स से होता है तो ये वाला टर्म आ गया, वाई वाला वाई से होता है तो ये वाला टर्म आ गया। अब देखो इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है, वाई डी वाई के रेस्पेक्ट में है, इसमें लेकिन चिंता है डी एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाई आ गया। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बोला है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर क्या डाल सकते हैं, 10 माइनस एक्स, यहाँ पर डाल दीजिए। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 10 माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए। x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 4, तो 0 से 4 होगा। y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2, तो ये 0 से 2 इंटीग्रेट होगा। अब सिंपल से इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको अंदर भेज देते हैं तो क्या होगा 10x, अच्छा 10x स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा वर्क डन बराबर 10x क्यूब बाय 3। ठीक, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो क्या आएगा माइनस एक्स का पावर 4/4, और लिमिट डालना है कहाँ से कहाँ तक अपने को, 0 से 4, प्लस y का क्या होगा, y क्यूब बाय 3, लिमिट डालना है अपने को 0 से 2। अब लिमिट डाल देते हैं बच्चों और इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक, तो ये टर्म, तो सबसे पहले लिमिट डालते हैं, 0 तो 0 आएगा, 4 डालते हैं तो आएगा 10 इंटू 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो आएगा 64/3 माइनस x का पावर 4/4, तो 6 6 जा 4, 64, 4 जा कितना होता है 256, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 256, तो क्या आएगा 256/4। ठीक है, प्लस आएगा y क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12 का, तो एलसीएम आ जाएगा 12 और 4 जा तो आ जाएगा 10 4 जा 40, तो आ जाएगा 2560 माइनस 256 इंटू 3 प्लस 8 चौक 24, ये आ जाएगा बच्चों। तो आएगा 2560 माइनस 256 इंटू 3, 6 3 जा 18, 5 3 जा 16, 3 2 जा 7, तो 768 प्लस 24/12। अब बच्चों इसको आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा और जो भी डेसिमल में आएगा नियरेस्ट इंटीजर में उसको आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, is moving in a circular path of radius 2 meter on a vertical plane as shown in figure. Velocity of the body at A is, A पे है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी क्या होगा अपने को बताना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ से बी के लिए और यहाँ से सी के लिए। तो एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ बच्चों मैं थीटा के लिए। सपोज यहाँ से अगर मैं जनरल एंगल एक थीटा जा रहा हूँ तो क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होनी है हाफ एम इंटू यू वी स्क्वायर, जो भी यहाँ पर थीटा पे काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो बढ़ोतरी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो बढ़ोतरी आ गई वो कैसे लिखेंगे, ये एंगल थीटा है, तो देखो यहाँ से ये इतना हाइट चेंज हो गया, तो ये चेंज चाहिए अपने को, तो ये पूरा क्या है आर, और ये अगर सपोज यहाँ पहुँच गया है, ये लेंथ अगर आर है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा, तो ये आएगा आर एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी बी और सी पे, तो काइनेटिक एनर्जी बी और सी पे क्या आएगी, तो लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर, या इसको मैं लिख लेता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी विच इज एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए लिखते हैं, तो पहले वाले के लिए क्या आएगा, के फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 10 की स्पीड है, तो हाफ 100/1000 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो ये कितना है 5 जूल, तो आएगा 5 माइनस एम जी आर 1 माइनस
कॉस थीटा। तो क्या लिखते हैं mgr। तो mgr कैसे लिखेंगे, ये आ गया 100 ग्राम m बाय 1000 इंटू जी करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो कट ही जाना है तो खाली क्या बचना है अपने का, जी ही बचना है ना, तो आर ही बचना है। और आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कॉस पहले ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 गया है तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो आएगा √3/2। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 30 है, 30 से 90 मतलब 120 जा रहा है तो 120 के ले लेते हैं तो आएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस 120, कॉस 120 होता है -1/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 1/2। तो आएगा 5 माइनस 2 इंटू 3/2 विच इज 5 माइनस 3 2। और इस केस में क्या आएगा 5 माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +√3 +√3 इतना आएगा। तो 5 माइनस 2 आएगा 3 +√3, तो 3 +√3/2, तो 3 +√3/2 ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट होगा आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ इतना एज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी द वर्क डन ऑफ 0। छी भाई छी। तो बच्चों यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, 0 से इक्वेट करना है। 2 1 2 b इंटू -2 -2b k -1 बराबर 0। तो क्या होगा 2b + 1 बराबर 0। तो वैसे -2b + 1 बराबर 0 तो b बराबर क्या आएगा 1/2। तो आंसर क्या होगा b। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड लाइट स्ट्रिंग लेफ्ट टू परफॉर्म अ वर्टिकल मोशन एज शोन इन फिगर इनिशियली बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट a। द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेस द पॉइंट d। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट b एंड c कितना होगा निकालना है बच्चों। ठीक, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। स्लैक डी पे हो रहा है आके, मतलब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इस वक्त इसको mg जो है वो डाउनवर्ड वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये अपना क्या केस था, ये केस था बच्चों जब हमारा v0 का वैल्यू रहता है √5gl। ठीक है, l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो √5gl अगर आप देते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके स्लैक हो जाता था और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होता था। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बी और सी पे। सिमिलरली पिछले वाले जैसे लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस mgr1 माइनस कॉस थीटा। ये अभी डिराइव किए थे वही इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो पहले लेते हैं 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 60 डिग्री के लिए लिख लें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर होगा 5gl। अच्छा यहाँ r ले लेते हैं, रेडियस जैसा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को r ले लेते हैं, r लिखें इसीलिए, माइनस mgr1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 1/2 होता है, 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से क्या आया 5 mgr/2 माइनस mgr/2, तो ये हो जाएगा 4 mgr/2 या 2 mgr। ये किसके लिए हो गया, 60 डिग्री के लिए हो गया। अब अपन किसके लिए निकालते हैं, अगला अपन सपोज निकालते हैं 30 कित के लिए देखते हैं। तो यहाँ से एंगल लेना है 60 और देखो ये 60 दिया, टोटल 180 होता है, तो ये टोटल 180 डिग्री हो गया। लेकिन अपने को C चाहिए तो 60 और ये 60 मतलब अपने को 120 के लिए पूछा है। 120 में -1/2 होता है तो माइनस डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 120 डिग्री के लिए होगा 5 mgr/2 प्लस mgr/2 सॉरी 3 mgr/2 ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2 होता है, तो 5 mgr/2 और 3 mgr/2 आ गया। तो ये आ जाएगा 8 mgr/2 विच इज 4 mgr। तो अगर रेशियो करेंगे अपन तो क्या आएगा 4 mgr/2 mgr विच इज 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों क्या है, असर्शन रीजन है। अच्छा अब ये कलीजन का क्वेश्चन आ गया। तो ये अपना यहाँ तक जो था सवाल था किसका, NLM और वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है, तो आपको इसके ये ध्यान देना कि वर्टिकल सर्कल वाला
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाला, थ्रस्ट फोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.